लाख पैक्स है उन्हें बहुआयामी बनाने के लिए जो उनके बायलॉज है उसका जो पैक्स के जो एजीएम है उसके तहत सितंबर तक जो है उन्हें बहुआयामी बनाने का जो है हमारा कार्य जो है पूरा हो जाएगा। और साथ ही साथ जो डेयरी कोऑपरेटिव्स है उनको भी मल्टीपर्पज़ बनाया जाएगा, जिससे कि गांव के स्तर पे, पंचायत के स्तर पे जो हमारी सहकारी समितियां होती हैं उसका सुदृढ़ीकरण हो पाएगा। जो अगला इनिशिएटिव है वो है विश्व के सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना। जैसा कि आप सभी को पता है, कुछ दिनों पहले ही सरकार के द्वारा पैक्स के स्तर पे भंडारण की जो समस्या थी उसे सुलझाने के लिए जो है विश्व के सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना लाई गई है, जिसके तहत पैक्स के स्तर पे जो गोदाम है उसका निर्माण किया जाएगा। कई दफ़ा क्या होता है कि किसानों को अपना अन्न बेचने के लिए काफ़ी दूर जाना पड़ता है, या फिर जिस समय वो अपना अन्न बेचना चाहते हैं उस समय उन्हें सही कीमत नहीं मिल पाती है। तो इसके निवारण के लिए जो है पैक्स के स्तर पे यदि गोदाम की व्यवस्था होगी तो पंचायत स्तर पे ही किसान अपना अन्न गोदामों में रख सकते हैं, और कालांतर में जब मार्केट में रेट ज़्यादा हो जाए तो उस समय पैक्स अपने अनाज को बेच सकते हैं। तो इस सुविधा के लिए जो है सभी पैक्स में हमारी योजना है कि वहाँ पे गोदामों का निर्माण किया जाए, जिसके लिए काम शुरू हो चुका है और 24 राज्यों के 24 पैक्स में पायलट स्टेज पे ये काम ऑलरेडी चालू हो चुका है। नेक्स्ट, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हम इस सभागार में पैक्स के द्वारा जो सीएससी की सुविधाएं दी जानी है, जहां पर कि 17,000 से अधिक पैक्स सीएससी पे ऑनबोर्ड हो चुके हैं और उनके द्वारा आज से जो सुविधाएं दी जानी है उसका शुभारंभ होना है, उसका भी जो है इनिशिएटिव मंत्रालय के द्वारा लिया गया, जिसमें कि मीटी और सीएससी एसपीवी के साथ में समन्वयन के साथ जो है पैक्स को सीएससी की सेवाएं प्रोवाइड के द्वारा सीएससी की सेवाएं प्रोवाइड की जा रही हैं। इससे पंचायत स्तर पे ही 300 से अधिक सेवाएं, जिसके तहत जमीन के कागज, रसीद, आधार कार्ड, पैन कार्ड, स्कॉलरशिप फॉर्म भरना इत्यादि जैसी सेवाएं जो है वो पंचायत के स्तर पे पैक्स के माध्यम से दी जा सकेगी। इससे जो है लोगों को ब्लॉक के स्तर पे या फिर जिले के स्तर पे जो है उन सेवाओं को लेने के लिए आना नहीं पड़ेगा और पैक्स ही जो है सीएससी की सेवाएं अपने स्तर पे दे सकती हैं। और साथ ही साथ नए एफपीओ गठन भी पैक्स कर सकती है। आप सभी को पता है कि एफपीओ स्कीम के तहत काफ़ी लाभ जो है वो समितियों को दिया जाता है, जिसके तहत उन्हें कुछ पूंजी का भी जो है लाभ दिया जाता है। तो करीब 1100 नए एफपीओ बनाने का लक्ष्य रखा गया है। और वैसे ब्लॉक्स जहाँ पर कि अभी कोई एफपीओ गठित नहीं है, वहाँ पर भी पैक्स जो है एफपीओ बना सकती है और उसके द्वारा जो है वो कारोबार कर सकते हैं, जिसके लिए एनसीडीसी ने विस्तृत कार्य योजना बनाई है। और इस साल के दिसंबर के अंत तक हमें 1100 नए एफपीओ बनाने का जो है मौका रहेगा, जहां पर कि पैक्स के द्वारा ही ये एफपीओ बनाई जाएंगे। साथ ही साथ पैक्स को एलपीजी तथा पेट्रोल पंप चलाने के लिए अभी तक पैक्स एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप का कार्य नहीं कर सकते थे, लेकिन मंत्रालय के इनिशिएटिव लेने के पश्चात गाइडलाइन में बदलाव किया जा रहा है और अब ग्रामीण स्तर पर, पंचायत के स्तर पे एलपीजी वितरण का कार्य जो है पैक्स कर सकते हैं। और साथ ही साथ पैक्स को कैटेगरी 2 में रिजर्वेशन दिया गया है, जहां पर कि वो जो हमारे पेट्रोल पंप है उसके लिए भी लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे तो उस रिजर्वेशन कैटेगरी के तहत जो है उन्हें पैक्स को वो लाइसेंस मिल सकेगा और वो उसके वितरण, पेट्रोल तथा डीजल के वितरण कार्य जो उसका अपने आउटलेट के माध्यम से कर सकेंगे। पीएम भारतीय जन औषधि केंद्र, आप सभी को पता है कि ग्रामीण स्तर पर जो है वहाँ पे मरीजों को जो सुविधाएं देनी है, जो वहाँ पे जेनरिक मेडिसिन प्रोवाइड करना है, उसकी सुविधा भी कई जगह पे नहीं थी। उसके लिए हमने पैक्स के द्वारा ही, जिससे कि लोकल स्तर पे जो है उन्हें जो जेनरिक मेडिसिन है वो मिल पाए, सस्ते दर में जो दवाएं हैं वो मिल पाए, उसकी हमने व्यवस्था की है। और हमारा लक्ष्य है कि कम से कम 2000 पैक्स में हम ये सुविधा को शुरू करें, जिससे कि गांव के स्तर पे ही जेनरिक मेडिसिन जो है लोगों को दिया जा सके और इससे पैक्स का कारोबार भी बढ़ेगा, उनके मुनाफे में भी वृद्धि होगी। साथ ही साथ प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र, जिसके तहत उर्वरक का वितरण किया जाता है, तो जिन पैक्स में उर्वरक का वितरण नहीं होता है उसके लिए भी हमने इनिशिएटिव लेकर और उन सभी पैक्स के माध्यम से जो है हम प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र खोलना चाहते हैं, जिससे कि वहाँ पर उर्वरक का वितरण हो, किसान संबंधी जानकारी इत्यादि जो है वहाँ के फार्मर्स को दी जा सके। साथ ही साथ पैक्स को हम पीएम कुसुम स्कीम, जो प्रधानमंत्री कुसुम स्कीम है, उसके साथ भी हम कन्वर्ज कर रहे हैं, जिससे कि जो वहाँ की जो एनर्जी सिक्योरिटी है, जो वहाँ पे बिजली की आपूर्ति की जो थोड़ी बहुत समस्याएं अगर होती है तो उसका निवारण हो सके, जिसके तहत जो एग्रीकल्चर वाटर पंप जो कि डीजल के सहारे चलते हैं उसको जो है एग्रीकल्चरल वाटर पंप में कन्वर्ट किया जा सकता है और वहाँ पे फोटोवोल्टाइक मॉड्यूल्स लगाकर वहाँ पे बिजली उत्पन्न किया जा सकता है। इसकी भी हमने व्यवस्था पैक्स के माध्यम से की है। नेक्स्ट,
डेयरी तथा फिशरी समितियां जो है अपने मेंबर्स को लोन नहीं दे पाती थी या फिर अपने मेंबर्स को फाइनेंशियल सुविधाएं नहीं दे पाती थी। तो उसके लिए डीसीसीबीज तथा एसटीसीबी के माध्यम से नाबार्ड ने पायलट परियोजना स्टार्ट की है, जो कि पंचमहल और बनासकांठा डीसीसीबी के सहयोग से चलाया जा रहा है, जहां पर कि डेयरी तथा मात्स्यिकी समितियों को माइक्रो एटीएम दिए जाएंगे और उस माइक्रो एटीएम के माध्यम से वो जो वहाँ के मेंबर्स हैं वो वहाँ पे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, अपना पैसा निकाल सकते हैं। और इसके साथ ही साथ रुपए किसान क्रेडिट कार्ड भी डेयरी तथा फिशरीज के मेंबर्स को दिया जा रहा है, जिससे कि वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर सके और गांव के और पंचायत के स्तर पे ही जो है पैसे जो है अपना निकाल सके, उन्हें दूर ट्रेवल करना ना पड़े। साथ ही साथ पैक्स के द्वारा गांव के स्तर पर उनके बिजनेस को बढ़ाने के लिए जो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का काम होता है, आप सभी को पता है कि हर घर नल योजना के तहत जो है पानी पहुंचाने का कार्य जो है भारत सरकार के द्वारा किया जा रहा है और इसका ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस की जिम्मेदारी भी पंचायतों के माध्यम से दी जा रही है। लेकिन इसकी हमने व्यवस्था की है कि जहां कहीं भी पैक्स ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस करना चाहते हैं तो लोगों को रोजगार देते हुए वहां पे ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस इस हर घर नल जल योजना के तहत कर सकते हैं और अपने कारोबार को बढ़ा सकते हैं तथा और भी लोगों को वहां पे रोजगार दे सकते हैं। तो पैक्स के लिए लिए गए इन 14 इनिशिएटिव्स का हम चाहते हैं कि जितने भी इस सभागार में पैक्स के प्रतिनिधिगण आए हुए हैं, आप सभी इसका लाभ उठाएं और तथा पैक्स का कारोबार बढ़ाने के लिए तथा जमीनी स्तर पर लोगों को इसकी सुविधाओं दिलाने के लिए आप हमारे इनिशिएटिव्स का पूरा लाभ लें और आपका इनकम भी इससे बढ़ेगा तथा आप और लोगों को रोजगार दे पाएंगे। आगे इनिशिएटिव्स के लिए मैं कपिल मीणा, जो कि उप सचिव सहकारिता मंत्रालय है, मैं उन्हें निवेदन करूंगा कि आप कृपया मंच पे आएं और अन्य जो इनिशिएटिव्स जो मंत्रालय के द्वारा लिए गए हैं उन्हें बताएं। धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार। इनिशिएटिव्स की इन कड़ी में आगे कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए कई सारे स्टेप्स लिए गए हैं मंत्रालय द्वारा, वित्त मंत्रालय और आरबीआई के सहयोग से। इसमें 15th इनिशिएटिव है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स का ब्रांच एक्सपेंशन। अभी बीच में ये स्थिति थी कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के ब्रांच एक्सपेंशन की परमिशन नहीं थी और वो नई ब्रांचेस नहीं खोल पाते थे। इस चीज़ को अभी अलाउ किया गया है, तो हमारे जितने अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वो नई ब्रांचेस अब खोल पाएंगे। 16वां जो इनिशिएटिव है हमारा, उसमें डोर स्टेप बैंकिंग बाई अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स डोर स्टेप बैंकिंग भी कर पाएंगे जैसे कि और दूसरे कमर्शियल बैंक्स करते हैं, और इसके लिए यूसीबीज़ को ये फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है। नेक्स्ट इनिशिएटिव है कोऑपरेटिव बैंक्स को इंक्लूड किया गया है मेंबर लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस, CGTMSE जो स्कीम है उसके अंडर। इससे फ़ायदा ये होगा कि कोलेट्रल फ़ी लोन्स जो होते हैं वो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स दे पाएंगे और रिस्क कवरेज उन्हें 85% तक का अपने लोन्स में मिलेगा, जो कि पहले ये फैसिलिटी हमारे कोऑपरेटिव बैंक्स को नहीं मिल रही थी। नेक्स्ट है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम AEPS प्लेटफॉर्म फॉर कोऑपरेटिव बैंक्स। कोऑपरेटिव बैंक्स को आधार इनेबल्ड प्लेटफॉर्म पे काम करने का मौका मिलेगा और दूसरे कमर्शियल बैंक्स की तरह ये फैसिलिटी भी उन्हें मिलेगी। तो इसके लिए कोऑपरेटिव बैंक्स इस फैसिलिटी को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, कोऑपरेटिव बैंक्स को ही फैसिलिटीज़ में एक और चीज़ अलाउ की गई है, वन टाइम सेटलमेंट। आप में से जो बैंकिंग से जुड़े हुए हैं उनको जानकारी होगी कि वन टाइम सेटलमेंट OTS जो स्कीम होती है वो पहले कोऑपरेटिव बैंक्स को अलाउड नहीं थी। तो जितने भी कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, UCBs हैं, RCBs हैं, उन सबको वन टाइम सेटलमेंट की फैसिलिटी भी अब मिलेगी लाइक एनी अदर कमर्शियल बैंक। उसके अलावा एक और फैसिलिटी दी गई है जो कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के हमारे टारगेट्स होते हैं, 40% जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग करनी होती है, उसके लिए जो टाइम लिमिट थी उसको भी एक्सटेंड किया गया है। बिकॉज हमारे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रहा था कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग वो टारगेट्स कैसे अचीव करेंगे, तो इसके लिए जो टाइम लिमिट थी उसको इंक्रीज़ किया गया है। एक बहुत बड़ी डिमांड जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स या सभी कोऑपरेटिव बैंक्स की थी वो ये था कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया में कोई भी नोडल ऑफिसर नहीं था जो कि हमारे कोऑपरेटिव बैंक्स के इश्यूज़ को डील करे। तो इसके लिए RBI ने अभी एक ऑर्डर निकाला है जो कि नोडल ऑफिसर एक डेजिग्नेट किया गया है RBI में, जो कि सारे कोऑपरेटिव बैंक्स के इश्यूज़ को डील करेंगे। इसके अलावा 22 नंबर पे आप देखेंगे इंडिविजुअल हाउसिंग लोन लिमिट्स जो थी रूरल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स की, उसको बढ़ा के डबल किया गया है और अब डबल हाउसिंग लोन्स जो हैं वो दे पाएंगे
कोऑपरेटिव बैंक्स। रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स को एक और फैसिलिटी मिली है कि वो रियल एस्टेट, कमर्शियल रियल एस्टेट में भी लेंडिंग कर पाएंगे, उसमें भी लोन्स दे पाएंगे, जो कि पहले उनको ये फैसिलिटी नहीं थी। नेक्स्ट आप देखेंगे 3 सोसाइटीज़ जो अभी नई बनी हैं नेशनल लेवल पे, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। एक सोसाइटी एक्सपोर्ट्स के लिए बनाई गई है, एक सोसाइटी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के लिए बनाई गई है और तीसरी सोसाइटी सीड्स के लिए बनाई गई है। तीनों ही सोसाइटीज़ का सिमिलर फॉर्मेट है। इसका ऑब्जेक्टिव यह है कि जो कोऑपरेटिव का बेनिफिट है कि हमारा मैक्सिमम बेनिफिट वापस फार्मर्स को, प्रोड्यूसर्स को वापस लौट के जाता है, मिलता है। वो फैसिलिटी एक्सपोर्ट्स के क्षेत्र में, सर्टिफाइड सीड्स के क्षेत्र में और ऑर्गेनिक फार्मिंग के क्षेत्र में हमारी सोसाइटीज़ को वो फैसिलिटी मिले, इसके लिए सोसाइटीज़ बनाई गई हैं। इसमें आप देखेंगे कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एट ऑल लेवल्स, मतलब कि इंक्लूडिंग पैक्स से लेके डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल और नेशनल लेवल की जितनी हमारी कोऑपरेटिव्स हैं वो सब इसकी मेंबर बन सकती हैं। और इसके थ्रू हम आने वाले टाइम में एक्सपोर्ट्स, इसमें काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट्स इंक्रीज़ होंगे हमारे। सीड प्रोडक्शन जो एक बहुत बड़ी समस्या है, सर्टिफाइड सीड्स नहीं मिलते हैं किसानों को, वो सर्टिफाइड सीड्स प्रोड्यूस होंगे। और तीसरा ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को वो कर पाएंगे और साथ में ये भी एक्सपोर्ट से भी जुड़ा होगा कि उसको एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे। नेक्स्ट, आगे के कुछ इनिशिएटिव जो हैं वो आईटी एक्ट से रिलेटेड हैं, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ में टेकअप किए हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन ने, और ये हमें फैसिलिटीज़ मिली हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को इन द इनकम टैक्स एक्ट। पहला जो ये आपको इनकम टैक्स में रिलीफ मिला था वो था सरचार्ज की जो रेट थी वो पहले 12% हुआ करती थी, उसको रिड्यूस करके 7% कर दिया गया है फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। उन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए जिनकी इनकम, एनुअल इनकम 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में है। दूसरा जो फैसिलिटी मिली है इनकम टैक्स में वो है मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स। मैट की जो रेट थी वो 18.5% हुआ करती थी, उसे कम करके 15% कर दिया गया है। एक कैश ट्रांजैक्शंस में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ आती थी और उन्हें टैक्स लगता था, उसमें जो डिफ़िकल्टीज़ थी उनको रिमूव करने के लिए एक क्लैरिफिकेशन इशू किया गया है फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा अंडर द आईटी एक्ट। इसी तरह से जो नई सोसाइटीज़ हमारी बनेंगी मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में, तो जो भी नई कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में रजिस्टर होती हैं, बनती हैं, उनको अगले साल 31 मार्च तक एक स्पेशल बेनिफिट मिलेगा, जो कि उन्हें 30% टैक्स रेट लगती थी वो 15% ही लगेगी। तो इससे मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ में हमारे कोऑपरेटिव्स को बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट इनिशिएटिव जो है उसमें लिमिट इंक्रीज़ की गई है डेली कैश ट्रांजैक्शंस की। ये पहले सिर्फ 20,000 रुपये पर मेंबर हुआ करती थी, इसको बढ़ा करके 2 लाख रुपये पर मेंबर किया गया है, जो कि पैक्स और पकार्ड्स जो होते हैं उनके जो मेंबर्स हैं वो डिपॉजिट और लोन दोनों में उन्हें 2 लाख तक की छूट मिलेगी इनकम टैक्स से, कैश विड्रॉल करने के लिए। इसी तरह से जो कैश विड्रॉल लिमिट थी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए वो पहले 1 करोड़ हुआ करती थी, 1 करोड़ से ऊपर उनको टीडीएस लगता था, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स होता था, उसको बढ़ा करके 3 करोड़ पर एनम, मतलब कि 1 साल में 3 करोड़ रुपए तक उन्हें अब टैक्स नहीं लगेगा, ये फैसिलिटी दी गई है। नेक्स्ट, अगले इनिशिएटिव्स जो हैं वो कोऑपरेटिव शुगर मिल से रिलेटेड हैं। कोऑपरेटिव शुगर मिल्स को कई सारी फैसिलिटीज़ अभी लास्ट 1 ईयर में दी गई हैं, इससे शुगर कोऑपरेटिव मिल्स को काफ़ी फ़ायदा हुआ है। पहली जो फैसिलिटी मिली है वो इनकम टैक्स में रिलीफ की मिली थी, जिसमें कि शुगर केन प्राइजेस, जो हायर शुगर केन प्राइजेस फार्मर्स को पे किए जाते थे उसके ऊपर इनकम टैक्स लग रहा था और उसकी कई सालों से उसकी पेनल्टीज़ भी उनको देनी पड़ रही थी, तो इसके ऊपर उन्हें रिलीफ मिली है। दूसरा इनिशिएटिव अगेन इसमें 10,000 करोड़ से ज़्यादा की रिलीफ शुगर जो हमारी कोऑपरेटिव शुगर मिल्स हैं उनको मिली है। इसमें 2016-17 से पहले के जो पेमेंट्स थे उनके ऊपर जो टैक्स की लायबिलिटी थी उसको माफ़ कर दिया गया है, उसको ख़त्म कर दिया गया है, वो एक्सपेंडिचर की तरह माना जाएगा। तो जो कोऑपरेटिव शुगर मिल्स हैं उनको ये इनकम टैक्स अब जो है नहीं देना पड़ेगा। नेक्स्ट है एक लोन स्कीम स्टार्ट की गई है कोऑपरेटिव शुगर मिल्स के लिए नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NCDC के द्वारा। इसमें 10,000 करोड़ तक के लोन दिए जाएंगे कोऑपरेटिव शुगर मिल्स को फॉर स्ट्रेंथनिंग ऑफ कोऑपरेटिव शुगर मिल्स।
इसमें इथेनॉल प्लांट्स सेटअप करना भी उन्हें अलाउड होगा। को जनरेशन प्लांट जो आप बिजली उत्पादन कर सकते हैं शुगर केन से, उसको प्रमोशन किया जाएगा। और वर्किंग कैपिटल, इन तीनों के लिए ये लोन स्कीम स्टार्ट की गई है एनसीडीसी के द्वारा। नेक्स्ट 36 नंबर पे आप देखेंगे तो प्रेफरेंस, ये एक प्रेफरेंस दी गई है इथेनॉल प्रोक्योरमेंट। जो इथेनॉल की ब्लेंडिंग का अभी कार्यक्रम चल रहा है, पेट्रोल डीजल में इथेनॉल की ब्लेंडिंग की जा रही है, उसके लिए। और कोजन प्लांट्स, ये अगेन इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन का है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कोजन प्लांट्स, इन दोनों में ही कोऑपरेटिव शुगर मिल्स को अब प्रायोरिटी मिलेगी। नेक्स्ट कुछ अदर इनिशिएटिव्स हैं जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। एक बहुत इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव है कंप्लीशन ऑफ नेशनल कोऑपरेटिव डेटाबेस। इस पर मंत्रालय पिछले 1 वर्ष से काम कर रहा है और एक राष्ट्रीय स्तर पे कोऑपरेटिव डेटाबेस बनाया जा रहा है। इसका काम ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। इस मंथ के एंड तक ये पूरा डेटाबेस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसमें सारी 8.5 लाख कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो इस देश में हमारी हैं, उन सब का सारा डेटा अवेलेबल होगा। और इसको आप इस पे जाके, डेटाबेस की साइट पे जाके आप एक क्लिक से सारे डेटा को देख सकेंगे। तो इसमें अभी तक 7.5 लाख डेटा एंट्रीज़ इसमें हो चुकी हैं सोसाइटीज़ की, और इसी मंथ में इसको कंप्लीट करने का टारगेट है। ये डेटाबेस हमें पॉलिसी फॉर्मुलेशन में किस जगह पे कितनी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, कहाँ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ नहीं हैं, इन सब चीज़ों में हेल्प करेगा और सरकार को बाद में पॉलिसी फॉर्मुलेशन में एक बहुत बड़ी हेल्प मिलेगी। इसी के साथ एक और इनिशिएटिव है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी। एक नई कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी बनाने का कार्यक्रम चल रहा है। इसके लिए काफ़ी तेज़ी से काम हो रहा है और इसमें आइडिया ये है कि एक ही यूनिवर्सिटी नेशनल लेवल पे हो, जिससे सारे ट्रेनिंग के कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशंस एफिलिएटेड हों। और ये यूनिवर्सिटी जो है आपको क्वालिटी हमारी ट्रेनिंग एजुकेशन के कार्यक्रम चलाएगी। नेक्स्ट इनिशिएटिव, ये कैबिनेट अप्रूवल लास्ट ईयर जून में हुआ था। जेम पोर्टल पे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को अलाउ किया गया है। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण इनिशिएटिव है। इसमें जो जेम पोर्टल है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, उस पे अभी तक सिर्फ गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स, मिनिस्ट्रीज़, इन सबको प्रोक्योरमेंट एज ए बायर, एज ए सेलर अलाउड था। लेकिन पहली बार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को भी इस पे अलाउ किया गया है। इसके थ्रू आप जेम पे जो इनका बहुत बड़ा डेटाबेस है, जेम के थ्रू आप प्रोक्योरमेंट कर सकते हैं एज ए बायर और एज ए सेलर। उस पर ख़रीद भी कर सकते हैं और उस पर चीज़ें अपनी बेच भी सकते हैं। ये फैसिलिटी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को दिलाई गई है। नेक्स्ट इनिशिएटिव 40वां जो है वो है नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। एनसीडीसी का रोल काफ़ी एक्सपैंड किया जा रहा है। एनसीडीसी बेसिकली हमारी पैक से लेके सभी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को डिफरेंट पर्पस के लिए लोन्स प्रोवाइड करती है, उनको फाइनेंशियल हेल्प देती है। एनसीडीसी के थ्रू लास्ट ईयर में 41,000 करोड़ से ज़्यादा लोन्स डिस्पर्स किए गए हैं, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड था। और अब इस साल जो प्रेजेंट ईयर है उसमें 50,000 करोड़ से ज़्यादा फाइनेंशियल फ्लो एनसीडीसी के द्वारा किया जाएगा। इसको आने वाले समय में 2 लाख करोड़ तक बढ़ाने की मंत्रालय की योजना है। नेक्स्ट, दूसरा इनिशिएटिव जो है वो अगेन ट्रेनिंग अवेयरनेस से रिलेटेड है। एनसीसीटी जो नेशनल काउंसिल फॉर कोऑपरेटिव ट्रेनिंग है, उसके रोल को भी एक्सपैंड किया जा रहा है। एनसीडीसी के द्वारा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं, उनको कैसे हम ग्रास रूट लेवल तक हमारे कोऑपरेटिव के मेंबर्स की ट्रेनिंग हो, इसके लिए हम उस पर काम कर रहे हैं। अगला जो इनिशिएटिव है ये बड़ा महत्वपूर्ण है, फॉर्मुलेशन ऑफ न्यू नेशनल कोऑपरेशन पॉलिसी। ये कोऑपरेशन पॉलिसी इससे पहले कोऑपरेशन पॉलिसी साल 2002 में बनी थी और इस साल अभी बहुत जल्द ये नई कोऑपरेशन पॉलिसी आने वाली है। इसके लिए काफ़ी लंबे डिस्कशंस और कंसल्टेशन हुए हैं, तो नई नेशनल कोऑपरेशन पॉलिसी बनाने के ऊपर कार्य चल रहा है। नेक्स्ट इनिशिएटिव जो है वो है आपका सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफिस का स्ट्रेंथनिंग। जो कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं, वो सब रजिस्ट्रेशन मैनेजमेंट उनका सेंट्रल रजिस्ट्रार के द्वारा देखा जाता है। तो कैसे सेंट्रल रजिस्ट्रार का ऑफिस भी स्ट्रेंथन हो, उसका कंप्यूटराइजेशन हो, इसके ऊपर काम किया जा रहा है। इसको जो उनका जो पूरा प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन से लेके और बाकी सारी गतिविधियों का उसको कंप्यूटराइज किया जा रहा है और ये पूरा आने वाले समय में 100% डिजिटल होगा। इस पे बहुत तेज़ी से काम चल रहा है।
नेक्स्ट इनिशिएटिव जो हमने इसमें दिया है वो है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ अमेंडमेंट बिल 2022। ये लास्ट ईयर से हमारा जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट है 2002 का, उसमें अमेंडमेंट के ऊपर काम चल रहा है और इस पे एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी भी बनी थी जिसने उस बिल को पास किया है और अब आने वाले सत्र में, इसी मॉनसून सत्र में ये एक्सपेक्टेड है कि यह बिल वापस से पार्लियामेंट में पास होने के लिए पेश किया जाएगा। नेक्स्ट 45वां इनिशिएटिव जो इसमें है वो अगेन पैक्स कंप्यूटराइजेशन की तरह एक और स्कीम लाई जा रही है, वो है ARDBs एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स का कंप्यूटराइजेशन। इसके ऊपर अभी योजना बनाई जा रही है। तो जिस तरह से पैक्स कंप्यूटराइजेशन हो रहा है उसी तरह से एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स का भी कंप्यूटराइजेशन किया जाएगा। 46वां इनिशिएटिव जो इसमें हमने दिया है वो है रिफंड टू द इन्वेस्टर्स ऑफ सहारा ग्रुप ऑफ सोसाइटीज़। ये आपको जानकारी होगी, अभी 18 जुलाई को माननीय मंत्री जी ने इसका जो पोर्टल है उसको लॉन्च किया है और इस पोर्टल के माध्यम से सभी सहारा ग्रुप ऑफ सोसाइटीज़ में जिन लोगों के पैसे फंसे हुए थे वो सब लोग पोर्टल पे अप्लाई कर पाएंगे और उनको ऑनलाइन तरीके से डिजिटल फॉर्म में उनको अपना पैसा वापस मिलेगा। 47वां इनिशिएटिव जो है वो न्यू स्कीम फॉर कोऑपरेटिव एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, एक और नई स्कीम लाई जा रही है कोऑपरेटिव एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के लिए, क्योंकि अभी तक कोऑपरेटिव एजुकेशन ट्रेनिंग में कुछ एरियाज़ में उतनी स्ट्रॉन्ग ट्रेनिंग का प्रोग्राम्स अभी नहीं थे। तो पूरे देशव्यापी नेशनल लेवल पे किस तरह से बेस्ट कोऑपरेटिव एजुकेशन और ट्रेनिंग हो, इसके लिए एक स्कीम बनाई जा रही है और अभी इसके लिए कंसल्टेशंस मिनिस्ट्री की तरफ से चल रहे हैं। 48 नंबर पे जो इनिशिएटिव है वो है स्कीम फॉर कंप्यूटराइजेशन ऑफ रजिस्ट्रार्स ऑफ द स्टेट। जिस तरह से हम सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफिस को कंप्यूटराइजेशन कर रहे हैं, उसको पूरी तरह डिजिटल बना रहे हैं, उसी तरह से एक स्कीम पे काम चल रहा है कि कैसे स्टेट रजिस्ट्रार जो होते हैं जिनके अंडर में सारी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आती हैं, उनके ऑफिस को भी पूरी तरह से डिजिटल बनाया जाए, उनका भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सारी चीज़ें 100% ऑनलाइन हो। इसके ऊपर स्टेट्स के साथ कंसल्टेशन चल रहा है और इस पर काम आगे बढ़ रहा है। नेक्स्ट, ये लास्ट स्लाइड में हमने ये बताया कि ये जो इनिशिएटिव्स हैं 48 मेजर इनिशिएटिव्स मिनिस्ट्री के, उनको कैसे हम लोगों तक पहुंचाने के ऊपर भी जोर दे रहे हैं। तो आउटरीच एक्टिविटीज़ हम लोगों ने स्टार्ट करी हैं 13 डिफरेंट लैंग्वेजेस में। ये सारे इनिशिएटिव्स के बारे में जानकारी आपको हमारी मिनिस्ट्री की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिलेगी और साथ ही सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी इनके बारे में रेगुलर अपडेट्स हम लोग शेयर कर रहे हैं। और ये सारे इनिशिएटिव्स का जो कंपाइलेशन है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में जानकारी हो और लोग इनका बेनिफिट उठा सकें, इसके लिए ये सारे इनिशिएटिव्स को हमने पैक्स से लेके आपके डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार्स, RCS सभी लोगों को इनको भेजा है और उनसे रिक्वेस्ट करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में जानकारी हो। इनके ऊपर मंत्रालय कुछ शॉर्ट वीडियोस भी बना रहा है जिनके माध्यम से YouTube एवं अन्य माध्यमों से इनको वीडियोस को रिलीज़ किया जाएगा और नेशनल फेडरेशंस के साथ बड़ा क्लोजली काम किया जा रहा है। जितनी हमारी नेशनल फेडरेशंस हैं राष्ट्रीय स्तर पे, उनकी सबकी मंथली मैगजीन्स पब्लिश हो रही हैं और उन मंथली मैगजीन्स में मंत्रालय के इनिशिएटिव्स या कोऑपरेटिव सेक्टर में हो रहे कामों के ऊपर वाइड पब्लिसिटी जो है दी जा रही है। उनके ऊपर कई सारे आर्टिकल्स छापे जा रहे हैं और ये लास्ट में यहाँ हमने मेंशन किया है कि आप मिनिस्ट्री की ऑफिशियल वेबसाइट, मिनिस्ट्री का ट्विटर हैंडल, यूट्यूब चैनल और दूसरे सोशल मीडिया चैनल्स को आप एक्सेस करके इन इनिशिएटिव्स के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ मंत्रालय की तरफ से इतना ही मैं प्रेजेंटेशन देना चाहूँगा। आप सबको आज पूरे दिन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।